ईरान ने इजराइल पर हमला किया, 200 से ज़्यादा रॉकेट दागे, लेकिन सोचिए इजराइल किस तरह से डरा हुआ है, सहम गया है। इजराइल के 1 करोड़ लोगों की जान खतरे में है और अब इजराइल को अमेरिका भी नहीं बचा सकता है। आज तो ईरान के प्रमुख नेता खमनेई ने कहा कि इस्लाम को मानने वाले देश एकजुट। तो क्या इजराइल सिर्फ कमज़ोर देशों पर हमला कर रहा था? क्या इजराइल की ताकत की कहानी झूठी है? और क्या सचमुच इजराइल डर गया है? नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। पूरी दुनिया में इजराइल अपने आप को सुपर कॉप, सुपर बॉस, हथियारों का बादशाह कहता था। उसके पास आयरन डोम रडार है, दुश्मन का मिसाइल उसके देश में नहीं आएगा। पेगासस बनाते हैं, दुनिया में खौफ था। लेकिन सच्चाई ये है कि इजराइल अब सिर्फ हथियारों का डीलर निकला, दलाल निकला, सौदेबाज निकला। सोचिए, हमास और फिलिस्तीन जहाँ से युद्ध शुरू हुआ, फिलिस्तीनियों ने अल-अक्सा को बचाने के लिए इजराइल पर हमला किया। बदले में इजराइल ने 24 घंटे भी नहीं लगाया था और इतनी बमबारी की कि मानवता तार तार हो गई। पूरा फिलिस्तीन मलबे में तब्दील हो गया, गजा जो है वो मिट्टी का ढेर बन गया है। लेकिन अभी भी हमास के प्रमुख को तो मार डाला है, लेकिन हमास पर कब्जा नहीं हुआ है। चलिए, लोगों को लगा कि सही में इजराइल ताकतवर देश है। उसके बाद हिजबुल्लाह ने आक्रमण शुरू किया, जो लेबनान के लड़ाके हैं। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना बाद में अब जाकर इजराइल ने हिजबुल्लाह प्रमुख को भी मार दिया। लोगों को लगा कि चलो ठीक है। लेकिन उसके बाद हूती, जो यमन के लड़ाके हैं, उन्होंने मिसाइल हमला किया, खुद बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल के प्रधानमंत्री के जहाज पर। लेकिन यमन पर अब तक हमला नहीं हुआ। और हद तो तब हो गई जब ईरान ने एक साथ 200 मिसाइल दागे, जो कई मिसाइल इजराइल में आके गिरे हैं। उसके बाद भी 4 दिन से ज़्यादा का वक्त हो गया है, ईरान पर आंख उठाने की इजराइल की हिम्मत नहीं हो रही है। 5 जन में, जो कि राइट विंग का यहाँ ट्विटर हैंडल है, उस पर खबर छपी है कि इजराइल ने कहा है कि हम ईरान को नेस्तनाबूद कर देंगे, बर्बाद कर देंगे। ईरान के न्यूक्लियर प्लांट, पावर प्लांट पर हमारी नज़र है। सोचिए, वहीं ईरान तमाम सैनिक अड्डों पर हमला कर रहा है। आज खामनेई ने कहा कि ईरान एक बार फिर से फिलिस्तीन के कब्जा पर जहां इजराइल बसा हुआ है, हम उन इलाकों पर हमला करेंगे, ये वैध है। हम इजराइल पर हमला नहीं कर रहे हैं, इजराइल के कब्जे के खिलाफ हमला कर रहे हैं। कहा जा रहा था कि आज जुमे का दिन है, नमाज का दिन है, फ्राइडे है और खामनेई कोई बड़ा ऐलान करेंगे। खामनेई ने कहा है कि अब फूट डालो और राज करो की नीति नहीं चलेगी और पूरी दुनिया के मुसलमान एकजुट हों, इस्लामिक देश एकजुट हो और जो लोग भी कुरान को मानते हैं वो न्याय के पक्ष में खड़ा हो। और ईरान पूरी तरह से फिलिस्तीन के साथ खड़ा है, हिजबुल्लाह लेबनान के साथ खड़ा है, क्योंकि उनको लगता है कि इजराइलियों ने अवैध कब्जा किया है और फिलिस्तीन और लेबनान के साथ खड़ा होना न्याय है। इसका मतलब है कि ईरान अब इस युद्ध से पीछे नहीं हटने वाला है। लेकिन सवाल है कि जो इजराइल अपने आप को सुपर कॉप समझता था, मिसाइल का बादशाह समझता था, हथियारों का किंग मेकर समझता था, वो आखिर इतना देर से चुप क्यों है, हमला क्यों नहीं कर रहा है? उसकी वजह बता रहा हूँ। दरअसल दुनिया भर के जितने मुस्लिम देश हैं, उसमें ईरान सबसे ज़्यादा ताकतवर देश है। उसके पास न्यूक्लियर प्लांट भी है, उसके पास मिसाइल भी है जो न्यूक्लियर बम को इजराइल तक पहुंचा सकता है। और आपको मैंने पहले ही बताया कि हिजबुल्लाह हो, चाहे हूती हो, चाहे हमास हो, लड़ना ही इनका काम है। ऐसे में अब बर्बादी इजराइल की होगी। 1 करोड़ की आबादी है इजराइल की, 10 करोड़ की आबादी है ईरान की। पैदल सेना की बात करें तो इजराइल की सेना से कहीं बड़ी सेना ईरान के पास है। ईरान के पड़ोस में है इजराइल, इसलिए इजराइल बच नहीं सकता है। वही खबर है कि इजराइल ने सीधे सीधे अमेरिका से कहा है कि हम हमला करेंगे। लेकिन ईरान ने अमेरिका को कहा है कि अगर इजराइल ने गलती की, उस पर हमला हुआ, तो फिर हम न्यूक्लियर बम का इस्तेमाल करेंगे।
हम इजराइल को ख़त्म कर देंगे। मैं फिर कह रहा हूँ, ये युद्ध बहुत भयानक हो रहा है और इस युद्ध में चारों तरफ से कोई घिर रहा है तो वो इजराइल घिर रहा है। इजराइल कैसे घिर रहा है वो समझिए। पहली बात तो आपको लगता होगा कि उसने फ़िलिस्तीन को कब्जा कर लिया, गज़ा को धूल में मिला दिया, हमास के नेता को मार दिया, लेबनानी को मार दिया, हिजबुल्ला को मार दिया, नसरुल्ला को मार दिया। ये बात सच है, लेकिन सवाल है कि हमास या फ़िलिस्तीन, लेबनान या हिजबुल्ला, इनका काम ही है जंग लड़ना, और ये देश बहुत तरक्की वाले मुल्क नहीं थे, बहुत टेक्नोलॉजी वाले मुल्क नहीं थे। यहाँ नॉर्मल खेती किसानी होती है और नॉर्मल, न इनके पास विज्ञान है, न बम है, न बारूद है। फ़िलिस्तीन के पास तो अपना सैनिक जहाज भी नहीं है, उसके पास तो एयरपोर्ट भी नहीं है। तो सवाल है कि इन कमज़ोर देशों पर अपनी बादशाहत चलाने वाला इजराइल ईरान से क्यों नहीं भिड़ रहा है। लेकिन ईरान से उसको भिड़ना महंगा पड़ेगा, क्योंकि ईरान के पास मिसाइल भी है, परमाणु बम भी है, हथियार भी है, पनडुब्बी भी है, जहाज भी है, नौसैनिक भी हैं। और उसके बाद 1 करोड़ की आबादी जो इजराइल की है वो बर्बाद होने के कगार पर है। जब युद्ध कमज़ोर और मजबूत में होता है और अगर दोनों पड़ोसी हो तो दोनों की बर्बादी होती है। तो अगर ईरान पर इजराइल युद्ध करता है तो बर्बादी इजराइल की होगी। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, इजराइल के पास अब न उगलो न निगलो वाली स्थिति है। अगर इजराइल हमला नहीं करता ईरान पर तो ईरान फिर हमला करेगा। मैं आपको फिर बता दूं, ये बात सही है कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू चुनाव में फंस गए थे। वो चुनाव नहीं जीत सकते थे। तेल अवीव में राजधानी है इजराइल की, बड़े बड़े प्रदर्शन हो रहे थे, लोग उनके पॉलिसी से नाराज़ थे। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू देश पर कब्जा करना चाहते थे, लोकतंत्र खत्म करना चाहते थे। सुप्रीम कोर्ट में वो बराबर बदलाव कर रहे थे, वो सुप्रीम कोर्ट को अपने शिकंजे में लेना चाह रहे थे। और इसी को लेकर तेल अवीव में बड़ा प्रोटेस्ट चल रहा था कि डेमोक्रेसी रहे, वोट का अधिकार रहे। और उसी के दौरान जब लग गया बेंजामिन नेतन्याहू को, भ्रष्टाचार के कई आरोप लगे बेंजामिन नेतन्याहू के बेटे पर, उन पर, तब बेंजामिन नेतन्याहू को लगा कि अब इस देश में रहना है, टिके रहना है, तो राष्ट्रवाद और युद्ध के चाशनी में देश की जनता को डुबाना पड़ेगा। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच 36 का आंकड़ा शुरू से था। वहीं कुछ इस तरह की कोशिश हुई, अलक्सा पर कब्जे की कोशिश हुई इजराइल की तरफ से। हमास को मौका मिल गया, हमास ने कुछ रॉकेट दागे, कुछ इजराइलियों की हत्या हुई। उसके बाद इजराइल ने देश को युद्ध में धकेल दिया। युद्ध के बाद इजराइल और हमास के युद्ध में आज भी अनवरत जारी है। और इस युद्ध में हूती कूद गया, जो कि यमन के लड़ाके हैं। उसने इतने नुकसान किए हैं इजराइल के कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। पानी का जहाज भी आने दे रहा है, हथियारों की सप्लाई बंद है। उसके बाद लेबनान के लड़ाके हिजबुल्ला और नसरल्ला ने इस युद्ध में भाग लेना शुरू किया, उन्होंने मदद करनी शुरू की। और यहीं पर इजराइल ने पहले फ़िलिस्तीन और गज़ा को बर्बाद किया, फिर लेबनान पर हमला कर दिया। उसके बाद ईरान को मौका मिल गया और ईरान ने 200 रॉकेट दाग दिए। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, ये ताकत ईरान को ईरान से नहीं मिल रही है। जैसे अमेरिका की ताकत जो है वो इजराइल के साथ खड़ा है, ये इजराइल की ताकत नहीं है, ये अमेरिका की ताकत है। लेकिन अब अमेरिका फंस गया एशिया में, क्योंकि ईरान के पीछे चीन और रूस खड़ा है, जिसके पास वो सब कुछ है जो अमेरिका के पास है और जो आज के समय में एक युद्ध के लिए चाहिए। इसलिए इस युद्ध में ईरान इसलिए अकड़ कर खड़ा है क्योंकि उसके साथ रूस और चीन खड़ा है। इजराइल को लगता है कि वो दुनिया भर में अलग थलग पड़ गया है और अगर वो इस युद्ध को आगे कंटिन्यू करता है तो नुकसान उसका ही है, क्योंकि इजराइल के पड़ोसी देश ईरान की सारी मिसाइलें इजराइल तक पहुंच जाएगी। हमास से लड़ाई में इजराइल को नुकसान नहीं था, क्योंकि हमास के पास न जहाज है, न फाइटर प्लेन है और वो इजराइल तक नहीं पहुंच सकता है। अगर ग्राउंड पर युद्ध होगा तो भी वो जीत नहीं सकता, क्योंकि हथियार बहुत कम थे। उसके बाद जैसे जैसे अमेरिका के खिलाफ नाराज़गी बढ़ी रूस की और चीन की, और उन्होंने हथियारों का सप्लाई शुरू किया, वहीं से युद्ध ने नया मोड़ ले लिया। इसको ऐसे भी समझिए कि यूक्रेन और रूस में युद्ध चल रहा है। यूक्रेन की मदद पूरा यूरोप, पूरा अमेरिका कर रहा है और वो टिका हुआ। उसी तरह से अब हमास और हिजबुल्ला की मदद रूस और चीन कर रहा है, इसलिए युद्ध लंबा जाएगा। लेकिन ईरान पर हमले की गुस्ताखी इजराइल नहीं कर सकता है, क्योंकि अगर उसने हमला किया तो फिर ये युद्ध इतना भयानक होगा 21वीं सदी में
जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। 1 करोड़ इजराइल की आबादी है, वो बिल्कुल छत बिछत और बर्बाद हो जाएगी। वैसे भी इजराइल की बादशाहत टूट गई है। अब लोगों को लगने लगा है कि इजराइल फिलिस्तीन के अलावा और किसी से लड़ने की हिम्मत नहीं कर सकता है। देखते हैं क्या होता है, लेकिन इतना तय है कि अगर इजराइल को हमला करना होता तो करता, लेकिन ईरान ने भी लंबी तैयारी कर रखी है। और अगर अब ईरान पर हमला होता है तो ये विश्व युद्ध से कम नहीं होगा, क्योंकि ईरान के पास भी वो तमाम हथियार है और इजराइल अब कम से कम बैकफुट पर है। और एक प्रधानमंत्री ने अपनी सत्ता बचाने के लिए देश को युद्ध में धकेल दिया और नतीजा या तो अब उसको युद्ध समाप्त करना पड़ेगा या 1 करोड़ इजरायलियों की ज़िंदगी, जो दुनिया में अमीर लोगों में से गिने जाते हैं, वो खतरे में है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।